नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो चलिए देखते हैं आज की 50 बड़ी महत्वपूर्ण खबरों को फटाफट से। लेकिन उससे पहले जानते हैं कुछ महत्वपूर्ण अपडेट्स को लेकर के। पीएम मोदी के रूस दौरे के ब्रिक्स समिट में शामिल होने के लिए पीएम मोदी अभी रूस में हैं और यहां रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात की। दोनों नेताओं ने एक दूसरे को गले लगाकर बधाई दी। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। इस मुलाकात में पीएम मोदी बोले कि रूस यूक्रेन जंग केवल बातचीत से रुकेगी, भारत इसमें हर मदद देने को तैयार है। मुलाकात के दौरान पीएम मोदी से मजाकिया अंदाज में बोले, राष्ट्रपति पुतिन हमारे रिश्ते बहुत अच्छे हैं, बिना ट्रांसलेटर के भी समझे जा सकते हैं। मतलब पुतिन का कहना साफ था कि हमारे बातचीत को समझने के लिए अनुवाद कराने की जरूरत नहीं है। भारत रूस के संबंध इतने अच्छे हैं। पीएम मोदी ने भी कहा कि 3 महीने में मेरा 2 बार रूस आना गहरी मित्रता को ही दर्शाता है। वहीं इजराइल ईरान तनाव के बीच पीएम मोदी ने रूस के इस ब्रिक्स समिट में ईरानी राष्ट्रपति मसूद पेजेशकियान से भी मुलाकात की और इस मुलाकात के दौरान पश्चिम एशिया की स्थिति को लेकर के भी बातचीत की। और पहले ही मुलाकात में पीएम मोदी ईरान के राष्ट्रपति को भारत आने का न्योता भी दिया। तो राष्ट्रपति पेजेशकियान बोले कि मुझे भारत की तरफ से दिया गया यह इनविटेशन कबूल है। और ईरानी राष्ट्रपति से मुलाकात के बाद देखिए इजरायली राजदूत का भी एक बयान सामने आ चुका है। अज़ार बोले कि पश्चिम एशिया में भारत की आर्थिक और राजनीतिक भूमि काफ़ी महत्वपूर्ण है। वहीं खबर ये भी सामने आ रही है दोस्तों कि पीएम मोदी और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बीच भी आज द्विपक्षीय बैठकों होने जा रही है। इस ब्रिक्स समिट में गलवान घाटी में भारत और चीन के संघर्ष के बाद दोनों नेता पहली बार मुलाकात करेंगे। और मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अगर मोदी, पुतिन और जिनपिंग ये तीनों एक साथ हाथ मिलाते हैं तो पूरी दुनिया के पॉलिटिकल लीडर 360 डिग्री घूम जाएंगे, क्योंकि जब 3 शक्तिशाली देश एक साथ आ जाएंगे तो यह दुनिया के लिए बड़ी हैरानी की बात होने जा रही है। आज की मुलाकात में क्या कुछ बातें होती हैं भारत चीन के बीच, यह काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। जो भी अपडेट आएगी मैं आपको बता दूंगा। वहीं अभी ब्रिक्स सम्मेलन में भी भारत के एजेंडे क्या क्या हैं और यह हमारे लिए कितना अहम होने जा रहा है, इस ब्रिक्स समिट में पीएम मोदी किन किन मुद्दों को ब्रिक्स पर उठाएंगे, जिनकी कुछ डिटेल भी आप देख सकते हैं। ऑल ओवर देखा जाए तो दोस्तों भारत के लिए ब्रिक्स की अहमियत काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है विदेशी नीति के हिसाब से। चलिए अब आगे बढ़ते हैं खबरों में। देखिए बड़ी खबर, मुस्लिम विभाग को लेकर के बॉम्बे हाईकोर्ट ने एक अहम फैसला सुना दिया है। कहा है कि पुरुष एक से अधिक शादी भी कर सकते हैं। पंजीकृत एक केस की सुनवाई करते हुए मुंबई उच्च न्यायालय ने मुस्लिम विवाह को लेकर के यह अहम फैसला हाईकोर्ट ने कहा है कि क्योंकि उनके पर्सनल लॉ में बहु विवाह की अनुमति है और इसलिए एक मुस्लिम व्यक्ति एक से ज़्यादा शादियां रजिस्टर करा सकता है। वहीं अगली बड़ी अच्छी खुशखबरी देखिए दोस्तों, भारत की रफ्तार सबसे तेज होती जा रही है और अब तो देखिए भारत की ताकत पर आईएमएफ ने एक बार फिर से मोहर लगाई है। दुनिया के कोई देश नहीं ऐसी दे पा रहा है जो हिंदुस्तान को टक्कर। और दरअसल आईएमएफ ने अनुमान जताया है कि 7% की दर से भारत की इकोनॉमी बढ़ने जा रही है। और वहीं 25 यानी कि फाइनेंशियल ईयर 2025 के लिए इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की तरफ से यह भारत के विकास की दर, अनुमान दर को बताया जा रहा है। वित्त वर्ष 25 में यह 7% भारत की जीडीपी ग्रोथ आईएमएफ ने रहने का अनुमान जताया है। वहीं 2026 में अगर देखा जाए तो इंडिया की इकोनॉमिक ग्रोथ 6.5 की दर से बढ़ेगी। और ना सिर्फ आईएमएफ बल्कि देखिए एक और रेटिंग एजेंसी S&P ने भी यही दावा किया है। 2025 में भारत की विकास दर 6.8%, वहीं 2026 में 6.6% रहने का अनुमान लगाया जा रहा है। दोस्तों भारत की विकास दर को लेकर वाकई में अच्छे संकेत हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक साल 2030 तक दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी हमारा भारत होने जा रहा है। भारत चालू वित्त वर्ष में शानदार रहेगी जीडीपी ग्रोथ रेट, क्योंकि भारत सरकार भी लगातार इंफ्रास्ट्रक्चर पर अपने खर्च को बढ़ा रही है और घरेलू खपत भी काफ़ी तेज़ी से बढ़ रही है। तो इसका सकारात्मक असर जीडीपी पर देखने को भी मिल रहा है। चलिए अगली बड़ी खबर देखते हैं
30 विमानों को फिर से बम से उड़ाने की धमकी। अब तक 120 से ज़्यादा विमानों को धमकी मिल चुकी है, जिसमें 200 करोड़ से भी ज़्यादा का नुकसान सामने आ चुका है। दिनों दिन फ्लाइट में बम की धमकियां लगातार बढ़ रही हैं। अब इंडिगो, विस्तारा और AI यानी कि एयर इंडिया को भी 50 से ज़्यादा फ्लाइट में बम की धमकियां और मिल चुकी हैं। बीते 8 दिनों में यानी कि सप्ताह भर में 170 से ज़्यादा विमानों को धमकियां दी जा चुकी हैं। सरकार ने अब इस पर सख्त कानून और रुख अपनाने को लेकर के भी तैयारी कर ली है। धमकियों को लेकर के केंद्र ने 4 बड़े एक्शन ले लिए हैं। देख सकते हैं, एयर मार्शल की संख्या दुगनी की जाएगी। एयरलाइंस के CEO के साथ बैठक भी की जाएगी। DGCA के प्रमुख को हटाया गया। मुंबई और कोच्चि से 2 लोगों को अरेस्ट भी किया जा चुका है। दोस्तों, ना सिर्फ विमानों में बल्कि अब तो ये धमकियों का सिलसिला स्कूलों तक भी पहुंच चुका है। देखिए, आप बीते दिनों देश के कई CRPF के स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी मिली थी। स्कूल प्रबंधन ने जब ये ईमेल मिला तो हड़कंप मच गया। 3 राज्यों के 5 स्कूलों को यह बम से उड़ाने की धमकियां दी गई थी, जिसमें 3 में से तो CRPF के स्कूल रहे हैं। हालांकि जांच में कुछ भी संदिग्ध नहीं मिला, यानी कि ये धमकियां भी खाली खोखली धमकियां रही हैं। और यही वजह है कि इन खाली खोखली धमकियों के चलते अब BTSC और अलर्ट हो चुका है। कई सारे प्रोटोकॉल्स में भी बदलाव किया गया है। अफवाहों से निपटने के लिए अब सख्त कदम उठाए जाएंगे। अगला अपडेट देखिए, आम आदमी पार्टी सरकार का बड़ा ऐलान। दिव्यांग व्यक्तियों को अब 5 लाख। सरकार ने 10,000 फैक्ट्रियां बंद कराने के निर्देश को लेकर के कहा है, लेकिन कोर्ट ने कहा कि आपका काम सिर्फ कागजों में होता है। वहीं लद्दाख एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक ने भी अपनी भूख हड़ताल खत्म की। केंद्र सरकार की तरफ से बातचीत का आश्वासन मिलने के बाद उन्होंने यह फैसला लिया है। दोस्तों, US रिसेशन की तरफ बढ़ रहा है और इसका पूरा असर पूरी दुनिया ग्लोबली देखने को मिल रहा है। वहीं अगली खबर को लेकर के बात करें तो अगर आप पासपोर्ट बनवाना चाहते हैं तो अब आपके लिए पासपोर्ट बनवाना बहुत ही आसान होने जा रहा है। आपके घर पहुंचेगा पासपोर्ट। जी हाँ, पासपोर्ट बनवाने के लिए परेशान हो रहे लोगों के लिए अच्छी खबर ये है कि पासपोर्ट आवेदकों की सहूलियत के लिए पासपोर्ट मोबाइल वैन सर्विस लॉन्च की गई है सरकार की तरफ से, और इससे कई राज्यों के लोगों को लाभ मिल रहा है। इसी के तहत अब उत्तर प्रदेश के भी कई जिलों में यह सुविधा शुरू की जा चुकी है। पासपोर्ट मोबाइल वैन आपके घर पर आएगी, जिससे आप घर बैठे ही ऑनलाइन पासपोर्ट अप्लाई कर पाएंगे। ना चलिए देखते हैं अगली खबर को। भारत पाकिस्तान के बीच एक अहम समझौता हुआ है। श्री करतारपुर साहिब कॉरिडोर को लेकर के यह समझौता हुआ है और फिर से 5 साल के लिए बहाल कर दिया गया है। विदेश मंत्री की तरफ से यह जानकारी शेयर की गई कि करतारपुर साहिब कॉरिडोर के समझौते की वित्ता को 5 साल की अवधि के लिए बढ़ाने पर भारत पाकिस्तान दोनों देशों ने सहमति दिखाई है। देख सकते हैं आप, विदेश मंत्री एस जयशंकर की तरफ से ट्वीट करके इस बात की जानकारी दी गई है। चलिए बड़ी खबर देखिए, बैगलेस डे के लिए शिक्षा निदेशालय ने जारी किए हैं निर्देश। 10 दिन तक छात्रों को मिलेगा नया अनुभव। दरअसल दिल्ली के शिक्षा निदेशालय ने दिल्ली के सरकारी और प्राइवेट स्कूलों में 10 दिन तक बैगलेस डे यानी इन दिनों बीच बच्चों को कोई भी बैग बस्ता स्कूल लेकर नहीं जाना पड़ेगा, यह लागू करने के दिशा निर्देश जारी किए हैं। इस पहल का उद्देश्य है स्कूलों में बच्चों को सीखने के लिए एक नया अनुभव देना और तनाव मुक्त बनाना। मतलब 10 दिन ऐसे होंगे जब बच्चों को बैग नहीं ले जाना पड़ेगा। इस दौरान बच्चे खेलेंगे, सांस्कृतिक एक्टिविटीज़ करेंगे और ना ही वह शिक्षा से जुड़ेंगे, और बल्कि बड़े अपडेट भी। शिक्षा मंत्रालय ने 5वें युवा संगम के लिए पंजीकरण की अंतिम तिथि भी बढ़ा दी है। अब इस तारीख का आवेदन कर पाएंगे युवा जो इच्छुक हैं इसको लेकर के। उम्मीदवार आप 25 अक्टूबर तक इसके लिए आवेदन कर पाएंगे। शिक्षा मंत्रालय ने वार्षिक सांस्कृतिक और शिक्षा आदान प्रदान कार्यक्रम युवा संगम के 5वें चरण की यह तारीख बढ़ाई है। वहीं स्कॉलरशिप यानी कि छात्रवृत्ति को लेकर भी एक बड़ी अच्छी खबर है। अगर आप भी 12वीं पास हैं तो छात्रवृत्ति के लिए आवेदन कर सकते हैं। हर महीने 8,000 तक की मदद मिलेगी। दरअसल ईशान उदय छात्रवृत्ति भारत सरकार द्वारा उत्तर पूर्वी राज्यों के छात्रों के लिए एक विशेष स्कॉलरशिप स्कीम है, यानी कि छात्रवृत्ति योजना है। इसका उद्देश्य उन छात्रों को वित्तीय सहायता देना है जो उच्च शिक्षा लेना चाहते हैं लेकिन आर्थिक कारणों से यानी कि अपनी गरीबी की वजह से आगे की पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं, तो यह उनके लिए दिया जा रहा है, जिनमें 12वीं पास स्टूडेंट को 8,000 रुपये छात्रवृत्ति के रूप में दिए जाएंगे। वहीं विश्वविद्यालय अनुदान आयोग UGC की तरफ से
ये स्कॉलरशिप स्कीम निकाली गई है और इच्छुक उम्मीदवार इस ऑनलाइन पोर्टल पर जाकर के scholarship.government.in पर जाकर आवेदन कर सकेंगे। अब इसके लिए कुछ नियम और कुछ शर्तें भी देख सकते हैं आप किन किन स्टूडेंट को यहाँ छात्रवृत्ति मिलेगी। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को लेकर के सरकार की तरफ से ये गाइडलाइंस जारी की गई हैं। इन गाइडलाइंस को राज्य के निवासी इसी छात्रवृत्ति के लिए आवेदन कर सकेंगे। ठीक है, इसके अलावा भी 10 महीने तक ये स्कॉलरशिप दी जाए चलिएगी। अगली खबर देखते हैं। एडीबी पश्चिम बंगाल में बिजली वितरण में सुधार के लिए $24.1 करोड़ का ऋण देगी। एडीबी यानी कि एशियन डेवलपमेंट बैंक की तरफ से पश्चिम बंगाल राज्य के लिए बड़ी घोषणा की गई है। वहीं खबरें, देश के वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण अभी विदेश दौरे पर है और यहां अमेरिका के न्यूयॉर्क में उन्होंने कोलंबिया यूनिवर्सिटी में कहा कि मजबूत रही है भारत की बैंकिंग प्रणाली, भारत वृद्धि के नए अवसरों का लाभ उठाने की अच्छी स्थिति में है। अमेरिका में वित्त मंत्री ने यह भी बड़ा दावा किया और वित्त मंत्री सिटी बैंक की सीईओ से मुलाकात भी की। भारतीय भुगतान प्रणाली की मुरीद हुई सीईओ। वहीं एक अच्छी खबर है, 5 और सरकारी बैंक सृजित कर सकेंगे सीजीएम पद। वित्त मंत्रालय की तरफ से इस पहल को भी मंजूरी दे दी गई है। चलिए अगला अपडेट आ रहा है दोस्तों, म्यूचुअल फंड को लेकर के यूनिट के लिए और 1 नवंबर से नया नियम लागू किया जाएगा। सेबी की तरफ से म्यूचुअल फंड में निवेश करने वाले निवेशकों के लिए एक बड़ी खबर है। मार्केट रेगुलेटरी सेबी म्यूचुअल फंड यूनिट के लिए इनसाइडर ट्रेडिंग नियम लागू करने की तारीख तय हो चुकी है। 1 नवंबर 2024 से यह नया नियम लागू होगा। इस नियम के तहत एसेट मैनेजमेंट कंपनी यानी कि एएमसी के म्यूचुअल फंड में नामित व्यक्तियों और उनके करीबी रिश्तेदारों द्वारा किए गए 1 लाख से ज़्यादा के सभी लेन देन की सूचना 2 कारोबारी दिवस के भीतर अनुपालन अधिकारी को देनी होगी। कुल मिलाकर के म्यूचुअल फंड में होने वाले फ्रॉड धोखाधड़ी को रोकने के लिए सेबी की तरफ से नया नियम लागू किया जा रहा है। देख सकते हैं आप डिटेल भी। चलिए अगला अपडेट आ रहा है, एक ग्राउंड रिपोर्ट देखिए जरा। यमुना नदी की सफाई पर 7 सालों में 77,000 करोड़ खर्च हुए, लेकिन अभी भी हालात इसके ऐसे ही हैं। पानी पीना तो दूर, पानी छूने लायक भी नहीं है, नहाने के लायक भी नहीं है यमुना का पानी। जबकि दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण कमेटी के आंकड़ों की माने तो इतने 1000 करोड़ रुपए की धनराशि स्वीकृत की गई यमुना की सफाई के लिए। अब कहां जा रहा है ये पैसा, जरा ये भी देखते हैं। चलिए अगली खबर आ रही है दोस्तों, सरकार ने एक मेगा बस मिशन का नया प्लान लॉन्च किया है जिसके तहत 2.25 लाख करोड़ खर्च किए जाएंगे। अर्बन मोबिलिटी मिशन में बस स्टॉप, टर्मिनल और डिपो समेत इलेक्ट्रिक बसों और रिटेल इंफ्रास्ट्रक्चर को तैयार किया जाएगा। सरकार का प्लान है नई इलेक्ट्रिक बसों की शुरुआत के साथ ही 5000 किलोमीटर पैदल और साइकिल चलाने के लिए भी सड़कों के निर्माण किया जाएगा। रोड इंफ्रास्ट्रक्चर और बसों की सुविधा खास करके ग्रामीण इलाकों में बढ़ाने के लिए सरकार यह नई प्लानिंग कर रही है। देख सकते हैं आप डिटेल। 2025 में इस मिशन को लॉन्च किया जाएगा। वहीं अगली बड़ी खबर देख सकते हैं, तमिल गान विवाद के बाद डिप्टी सीएम ने हिंदी थोपने का आरोप लगाया। तमिल में फिर से हिंदी भाषा को लेकर के एक कंट्रोवर्सी शुरू हो चुकी है। तमिलनाडु के राज्य गान में द्रविड़ शब्द छूटने पर हंगामा शांत नहीं हुआ और राज्य की सरकार और लोग आरोप लगा रहे हैं कि सरकार हम पर हिंदी थोपने की कोशिश कर रही है। इस बीच अब तमिलनाडु के उप मुख्यमंत्री उदयनिधि स्टैलिन ने भी यह कहा है कि मैं नवविवाहित से अनुरोध करता हूं कि अपने बच्चों के लिए एक सुंदर तमिल नाम के साथ आएं और मतलब बच्चे के नाम तमिल में रखें, हिंदी में नहीं। देखिए भाषा को लेकर के इतनी नफरत क्यों होती है? सभी को एक दूसरे की भाषा का सम्मान करना चाहिए, चाहे फिर वो हिंदी हो, संस्कृत हो या फिर तमिल, तेलुगु, उड़िया, कोई सी भी लैंग्वेज हो, क्योंकि सबकी अपनी मातृभाषा के साथ लगाव होता है, जुड़ाव होता है। हम बचपन से ही सीखते आ रहे हैं, बोलते आ रहे हैं ना। तो मेरा यह मानना है कि सभी को एक दूसरे की लैंग्वेज को रिस्पेक्ट करना चाहिए और सम्मान भी करना चाहिए। क्या आप मेरी बात से सहमत हैं दोस्तों? अगर हाँ तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके यस जरूर लिखें। और वहीं चलिए अगली खबर को लेकर के आ रही है, पीएम मित्रा और पीएलआई योजना से कपड़ा क्षेत्र में क्रांति आएगी। जी हाँ, 95,000 करोड़ के निवेश की संभावना है। अगले 3 सालों में टेक्सटाइल क्षेत्र में यह अच्छा खासा निवेश आपको देखने को मिलेगा। इससे हजारों लाखों युवाओं को रोजगार के अवसर भी मिलेंगे। वहीं देखिए शार्ट टाइप स्क्रीन पर अब देना होगा 18% जीएसटी। कोर्ट के फैसले के उलट एआर की तरफ से यह तर्क दिया गया कि एआर यानी कि अग्रिम निर्णय प्राधिकरण की तरफ से सॉफ्टी आइसक्रीम पर 18% जीएसटी का फैसला लिया गया है क्योंकि इसे डेयरी प्रोडक्ट से बाहर कर दिया गया है। वहीं देखिए बड़ी खबर, दुनिया के लिए संजीवनी बनेगी भारत की ई संजीवनी। महामारी में ऑनलाइन
चिकित्सा से मिली बड़ी मदद। एक अध्ययन में यूके और जर्मनी के शोधकर्ताओं ने कहा कि भारत की निःशुल्क राष्ट्रीय टेलीमेडिसिन सेवा ई संजीवनी ने अब तक 30 करोड़ से ज़्यादा लोगों तक चिकित्सा परामर्श उपलब्ध कराई है। तो यह भारत के लिए बड़े गर्व की बात है कि भारत इस पहल का अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर भी तारीफ किया जा रहा है। चलिए खबर है जर्मन चांसलर ओलाफ शोल्ज के 3 दिवसीय भारत यात्रा को लेकर के 24 तारीख से शुरू होगी और दौरान पीएम मोदी के साथ बातचीत भी करेंगे। पीएम मोदी और चांसलर 25 अक्टूबर को 7वें अंतर सरकारी परामर्श की सह अध्यक्षता भी करेंगे। उन्होंने पिछले साल 2 बार भारत की यात्रा की थी। वहीं देखिए एक बड़ी दुर्घटना बंगलुरु में सामने आ रही है। निर्माणाधीन इमारत ढही जिसमें 20 मजदूर फंसे, एक की जान भी गई, 14 को बचाया गया। स्पैम कॉल को लेकर के एक बड़ी खबर सामने आ रही है। 27 दिनों के अंदर बिहार में 22 करोड़ स्पैम कॉल दर्ज किए गए। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने 70 लाख फर्जी एसएमएस भी पकड़े। ये जो ट्राई की तरफ से नई पहल शुरू की गई है, इसके रिजल्ट सामने देखने को मिल रहे हैं। बिहार झारखंड में सबसे ज़्यादा लोगों को फर्जी कॉल और मैसेज का सामना करना पड़ रहा है और ये स्पैम कॉल रोकने के लिए अब टेलीकॉम कंपनियां एआई का इस्तेमाल भी कर रही हैं। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए। 3 साल तक फ्री मिलेगा 1 लाख का बीमा इंश्योरेंस। बीमा पॉलिसी के तहत आपको 12 महीने तक लगातार सर्विस अवधि भी हटा दी गई है। ईपीएफओ यानी कर्मचारी भविष्य निधि संगठन की तरफ से ईडीएआई स्कीम यानी कर्मचारी जमा संबंध बीमा स्कीम को लेकर के इस अवधि को 3 साल तक के लिए बढ़ा दिया गया है। ईपीएफओ के इस फैसले से तकरीबन 6 करोड़ से ज़्यादा सदस्यों को फ़ायदा मिलने वाला है। इससे पहले यह भी एक शर्त थी, कर्मचारियों की जगह 12 महीने नौकरी करो और 1 साल तक एक कंपनी में नौकरी करे तब इसका फ़ायदा मिलता था, लेकिन अभी शर्त को हटा दिया गया है। वहीं अगली अब बड़ी खबर को लेकर के अगर बात करें तो कल गृह मंत्री अमित शाह का जन्मदिन है। इस मौके पर उन्होंने बड़ा ऐलान किया है। 65 करोड़ परिवारों को तोहफा देने की बात कही है और यह परिवार हैं डेयरी उद्योग से जुड़े। इन परिवारों को जल्द ही सहकारी क्षेत्र में शामिल किया जाएगा। गृह मंत्रालय अमित शाह की तरफ से यह बड़ा बयान दिया गया है। उन्होंने कहा कि हमारे देश के ग्रामीण क्षेत्र में 65 करोड़ परिवारों को अभी भी उनकी मेहनत का पूरा लाभ नहीं मिल रहा है। जो किसान भाई लोग दूध बेचते हैं, दूध उत्पादक हैं, ऐसे परिवार भी जो भी अभी भी सरकारी क्षेत्र के दायरे से बाहर हैं और उचित मूल्य नहीं मिलने के कारण उन्हें शोषण का सामना करना पड़ रहा है। तो डेयरी कारोबार से जुड़े तकरीबन 6 से 8 करोड़ परिवारों को अब सहकारी क्षेत्र में शामिल किया जाएगा और उन्हें एक्स्ट्रा लाभ भी देखने को मिलेगा। आप क्या सरकार की प्लानिंग के बारे में बहरहाल आप कुछ महत्वपूर्ण खबरें देख सकेंगे, लेकिन फिलहाल वक्त हो गया है चलने का। तो आज के मौसम समाचार को लेकर के बात कर लेते हैं। तो डाना साइक्लोन जो खतरनाक रूप लेता जा रहा है, जो कि पूर्वी क्षेत्र को लगभग एक बड़े तबाही में ला सकता है, इसको लेकर के कई ट्रेनों को बांधा जा चुका है। ट्रेनों को लेट लतीफ़ी शुरू हो चुकी है। इसको लेकर के सरकारी कर्मचारियों की छुट्टियां भी कैंसिल कर दी गई हैं और यहाँ पर एनडीआरएफ की टीमों और एसडीआरएफ की टीमों को भी तैनात किया जा रहा है। तो चलिए अब आगे बात यहीं रोकते हैं और अगली वीडियो में जल्द ही मुलाकात करते हैं आगे की अपडेट के लिए।